गुड न्यूज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 सीबीएसई। एनसीईआरटी ने साइंस का नया बुक लॉन्च कर दिया है। आप उसका पीडीएफ ऑनलाइन देख सकते हैं। हम लोग भी नए बुक के साथ नए साल में नए सेशन में आपके सामने हाजिर है। चलिए, पहला चैप्टर फिजिक्स का, डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अर्थ। आप ट्रक के पीछे ये लिखा हुआ जरूर देखे होंगे, मेरा भारत महान वाला बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये लिखा हुआ कीप अ सेफ डिस्टेंस जरूर देखा होगा। आप लोग बताइए ये कीप अ सेफ डिस्टेंस क्यों लिखा रहता है, और इस चैप्टर से ये लिखा जो चीज है इसका कैसे कनेक्टेड है, कमेंट में जरूर बताएं। चलिए चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर में पहला चीज क्या है कि एवरीथिंग इन नेचर इज इन मोशन, मतलब नेचर में जो भी चीजें हैं सब चीज मोशन में है। तो सबसे पहली बात यह है कि सब चीज जो मोशन में है ये हम देख रहे हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि अगर सब चीज मोशन में है तो आप जिस क्लास रूम में बैठे हुए हैं और वीडियो देख रहे हैं, क्या आपका डेस्क, टेबल, चेयर सब मोशन में है? कमेंट बताएं। अगर वो मोशन में नहीं है तो क्यों नहीं है और मोशन में कैसे है? लेकिन यहां तो लाइन एनसीईआरटी का कह रहा है एवरीथिंग इन नेचर इज इन मोशन। फ्रॉम मैसिव एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स टू सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मतलब जायंट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट जैसे सन या प्लैनेट्स या गैलेक्सीज सब मोशन में है। और सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब बेचारा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन वो भी मोशन में है। मतलब इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज रुका हुआ स्थिति में नहीं है, सब मोशन में है। थोड़ा अजीब लग रहा है ना कि मेरे रूम में तो चेयर रेस्ट में है, जिस ब्लैक बोर्ड में स्कूल में पढ़ाई हो रहा है वो तो रेस्ट में है, तो फिर सब कुछ मोशन में कैसे हुआ? इस वीडियो कंप्लीटली देखिए, आपको जवाब जरूर मिल जाएगा। चलिए, वी हैव अ वाइड वैरायटी ऑफ मोशन इन नेचर सच एज फ्लिटिंग बटरफ्लाइज, seething snakes, hopping hares, galloping horses, tendrils of climbers twinning around a support, closing of fly traps, dancing dust particles in a sunbeam, smoke particles moving in air, rising and falling of ocean tides and gathering clouds। ये सब किसी ना किसी तरह का मोशन कर रहा है। मोशन भी डिफरेंट डिफरेंट तरह का होता है। तो हम लोग बात करेंगे कि मोशन कैसे कैसे तरह का होता है आगे चैप्टर में। इज नॉट मोशन इन नेचर वंडरफुल, मतलब मोशन में जो हो रहा है नेचर में, क्या ये बहुत ही वंडरफुल चीज नहीं है? आप सोचिए थोड़ी देर के लिए। बट हाउ डू वी स्टडी द वाइड वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स मोशंस अराउंड अस? इसको हम लोग स्टडी कैसे करेंगे, है ना? डिफरेंट डिफरेंट तरह का मोशन हो रहा है। जैसे आप देखेंगे आपके घड़ी जो होता है, पेंडुलम जो मोशन करता है या स्प्रिंग जो मोशन करता है वो ऑसिलेटरी मोशन है। पीरियोडिक मोशन होता है, कॉम्प्लेक्स मोशंस भी होते हैं, मोशन स्ट्रेट लाइन भी होता है, पैराबोलिक मोशन भी होता है। तो मोशन करने का पार्टिकल्स का डिफरेंट डिफरेंट तरीका है, और ये डिफरेंट डिफरेंट तरीका से जो पार्टिकल्स है वो नेचर में मोशन करते हैं। ठीक है, एज यू हैव रेड in the first chapter to explore a complex phenomena scientists have studied it is an idealized simplified form. Such type of motion are linear motion, straight line में motion करेगा, circular motion जो circular path में घूमेगा, oscillatory motion about which you learned in earlier grades. In this chapter we will learn more about linear motion। मतलब हम लोग इस चैप्टर में क्लास 9 में लीनियर मोशन के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में भी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। सो बाकी मोशंस के बारे में हायर क्लासेस में हम लोग डील करेंगे, बट फिलहाल इस चैप्टर में हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन या रेक्टिलिनियर मोशन भी इसे कहते हैं और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्लियर यू लर्नड अबाउट सम फिजिकल क्वांटिटीज सच एज डिस्टेंस। डिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब सवाल आता है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होता है जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि मेरे पास ये मार्कर है, तो क्या इस मार्कर का लेंथ मैं निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो इसका जो लेंथ होगा वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन मैं अगर कहूं कि मैं एक बहुत बुरा टीचर हूं, तो क्या आप ये बता सकते हैं मैं कितना बुरा हूं? क्या आप मेरी बुराई को मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। सो बुराई जो है वो एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड। ठीक है, तो डिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है, स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो इन क्वांटिटीज के बारे में हम लोग जानते हैं पहले से भी। अब हम लोग और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में जानेंगे जो थोड़े हम लोग के लिए न्यू है। जैसे है डिस्प्लेसमेंट, जैसे है एवरेज वेलोसिटी, जैसा है एवरेज एक्सेलरेशन। इन सब क्वांटिटीज के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है,
और हम लोग पढ़ेंगे कि सिर्फ वर्ड्स में नहीं पढ़ेंगे, हम लोग इनको इक्वेशंस के फॉर्म में पढ़ेंगे, ग्राफ्स के फॉर्म में पढ़ेंगे। मतलब इस चैप्टर में मैथमेटिकल ट्रीटमेंट थोड़ा होगा, तो थोड़ा बेसिक मैथमेटिक्स पर भी हम लोगों को काम करना होगा। और जहां आपको प्रॉब्लम आएगा मैं जरूर आपको बेसिक मैथमेटिक्स में भी हेल्प करूंगा, ताकि चैप्टर आप इजिली समझ पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट होता है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन से। You have learned that when object moves in a straight line, its motion is called linear motion. Linear का मतलब ही होता है straight line path। तो इस linear motion का मतलब हो गया straight line path। ठीक है, तो straight line path में जब कोई object motion करता है तो उसे हम लोग linear motion कहते हैं। ठीक है, it can also be called motion in a straight line। इसको motion in a straight line भी कहा जा सकता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक ट्रैक है और इस ट्रैक में कुछ स्टूडेंट्स लोग दौड़ लगा रहे हैं। तो जब आप दौड़ लगाते हैं ट्रैक में तो आप कैसे चलते हैं? टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलते हैं, आप सीधा ट्रैक में चलते हैं, सीधा ट्रैक में चलते हैं। तो आपका जो मोशन है वो कैसा है? वो एक लीनियर मोशन का एग्जांपल है, या उसको हम लोग मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हैं। ये सबसे सिंपलेस्ट काइंड ऑफ मोशन है। ठीक है, हैव यू नोटिस्ड इट अराउंड यू सच एज चिल्ड्रन इन अ स्विमिंग रेस। जब स्विमिंग बच्चे जब तैरते हैं या कोई स्विमिंग कंपटीशन हो रहा है तो उन लोगों के लिए जो लाइन बना हुआ रहता है उसी लाइन में उनको तैरना है। तो एक मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का एग्जांपल हुआ। ए वर्टिकली फॉलिंग बॉल। अब एक बॉल को अगर हम लोग लेते हैं और उस बॉल को अगर हम लोग गिरा देते हैं ऊपर से, तो बॉल जब ऊपर से गिरेगा तो वो क्या होगा? वो एक लीनियर मोशन का एग्जांपल होगा, वो सीधा गिरेगा, वो ऐसे 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 से नहीं गिरेगा। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ लीनियर मोशन। A car moving along a straight stretch of highway or a train moving in a straight track। मतलब जब कार एक सीधा चल रही होती है या कोई ट्रेन ट्रैक पर सीधा चल रही होती है, सो दोज आर एग्जांपल्स ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और लीनियर मोशन। ठीक है, यहां पर आप पिक्चर्स भी दिए हुए हैं, आप यहां पर समझ सकते हैं। ये सारे जो है, जैसे बॉल यहां डायरेक्ट गिर रहा है, सीधा गिर रहा है, ट्रेन ट्रैक पे चल रहा है, ये सारे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के एग्जाम्पल है। ठीक है, to discuss about the motion of an object, you first need to describe its position at various instants of time। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट करेंगे कि आप जब मोशन को डिस्क्राइब करते हैं दोस्तों, तो आपको सबसे पहले ये पता करना होगा कि उसका कोऑर्डिनेट्स क्या है, उसका पोजीशन क्या है, उसका लोकेशन क्या है, तभी आप उसके मोशन को डिस्क्राइब कर पाएंगे। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं कि पोजीशन को हम लोग कैसे डिस्क्राइब करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट का। और जब हम पोजीशन को डिस्क्राइब कर देंगे ऑब्जेक्ट का, तभी उसके मोशन के बारे में भी और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं, जैसे मान लीजिए कि यहां पर एक पेड़ है। ठीक है, ये पेड़ को मैं एक रेफरेंस पॉइंट मान लेता हूं। अब सपोज कर लीजिए कि यहां पर एक गाड़ी है, तो वो इस पेड़ से सपोज कर लीजिए कि 500 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो इसका पोजीशन क्या हो गया? इस गाड़ी का पोजीशन हो गया 500 मीटर टुवर्ड्स राइट ऑफ द ट्री। अब गाड़ी अगर आगे बढ़ेगा तो ये 500 से 600 650 होगा, इसका पोजीशन चेंज होगा। या अगर गाड़ी पीछे जाएगा तो ये 500 से 400 या 490 480 होगा, तब भी ये चेंज होगा। तो सबसे पहले पोजीशन को बताने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जैसे कि अगर हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की बात करें, तो हम लोग जहां पर ये दोनों एक्सिस कट करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। और ये जो ओरिजिन पॉइंट होता है, जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग 0,0 लिखते हैं, ये होता है रेफरेंस पॉइंट। अब जैसे मान लेते हैं किसी पार्टिकल को हमें डिस्क्राइब करना है उसका पोजीशन। वो पार्टिकल अगर यहां है तो हम इसका पोजीशन क्या होगा? तो मान लेते हैं इसका पोजीशन होगा 2,0, मतलब एक्स एक्सिस में वो 2 यूनिट्स पर है, वाई एक्सिस में 0 यूनिट्स पर है। तो हम लोग इसका कोऑर्डिनेट बताते हैं जिससे इसका पोजीशन लोकेट होता है। तो पोजीशन को लोकेट करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए दोस्तों? सबसे पहले चाहिए रेफरेंस पॉइंट। द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन यहां बहुत इंपॉर्टेंट है। जब पोजीशन हम लोग बताते हैं तो डिस्टेंस भी बताना है और डायरेक्शन भी बताना है। आप सोचेंगे कि डायरेक्शन का क्या काम? जैसे मैंने यहां कहा कि ये जो कार है, ये कार या ये गाड़ी जो भी है, वो इस पेड़ से 500 मीटर के
दूरी पर है उसका पोजीशन, तो 500 मीटर तो राइट की तरफ भी हो सकता है, 500 मीटर लेफ्ट की तरफ भी हो सकता है। तो हम लोग कैसे बता पाएंगे कि वो किधर है? तो इसीलिए हम लोग को ये बताना बहुत जरूरी हो जाता है कि डायरेक्शन किधर है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बोलेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये 2 यूनिट्स पर है, एक्स एक्सिस में 2 यूनिट्स पर है, तो एक्स एक्सिस में 2 यूनिट्स पर वो राइट की तरफ भी हो सकता है, लेफ्ट की तरफ भी हो सकता है। सो जब हम लोग किसी का पोजीशन लोकेट करते हैं तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले तो रेफरेंस पॉइंट फिक्स कीजिए और आप डिस्टेंस भी बताइए और डायरेक्शन भी बताइए उस रेफरेंस पॉइंट से उस ऑब्जेक्ट का। क्या लिख रहा है? द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम डिस्क्राइब्स द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब किसी भी समय ऑब्जेक्ट का जो दूरी होगा और जो डायरेक्शन होगा कहां से, रेफरेंस पॉइंट से, उसी को हम लोग पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहेंगे। एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम, नोट that apart from the distance, note that apart from the distance, we also specify the direction from the reference point in which the object is located to describe its position. Very important, डायरेक्शन भी बताना होगा, सिर्फ डिस्टेंस बताने से नहीं चलेगा। फिर मैं बता रहा हूं, सपोज कर लीजिए कि यहां पर एक पोल है और मुझे किसी ने कह दिया कि आपको 500 मीटर जाना है, तो 500 मीटर तो मैं इधर भी जा सकता हूं और 500 मीटर मैं इधर भी जा सकता हूं। या अगर कोई कह दे कि एक बिल्डिंग है और वो बिल्डिंग इस पोल से 500 मीटर की दूरी पे है, तो मैं कंफ्यूज रहूंगा कि राइट की तरफ जाना है या लेफ्ट की तरफ जाना है। तो जब आप उस बिल्डिंग का पोजीशन बता रहे हैं तो आपको डिस्टेंस भी बताना है उस रेफरेंस पॉइंट से और आपको डायरेक्शन भी बताना है। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं लाइंस में। व्हेन डू वी से दैट एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन if the position of the object with respect to the reference point changes with time। मतलब कब हम बोलेंगे कि कोई चीज मोशन में है? जब, जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल बताया कि ये एक पेड़ है और इस पेड़ के पास एक कार है, ठीक है। अब मैंने देखा कि 9 बजे ये कार इस पेड़ के पास था और इससे इसकी दूरी 500 मीटर की थी। मैं थोड़ी देर घूम के आया और मैं देख रहा हूं 9:30 बजे भी इसकी दूरी जो है इस पेड़ से 500 मीटर ही है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि इसका जो पोजीशन है इस रेफरेंस पॉइंट, हमारा रेफरेंस पॉइंट कौन है? पेड़ है, वहां से इसका जो पोजीशन वो चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये रेस्ट में है। लेकिन अगर ये मोशन में होगा तो टाइम के साथ साथ इसका पोजीशन जो होगा रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में वो चेंज होगा और तब हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है। तो मोशन का डेफिनेशन क्या हुआ कि रेफरेंस पॉइंट लेना है, रेफरेंस पॉइंट से अगर पोजीशन चेंज हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट का तब वो मोशन में है। ठीक है, बात समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। If the position of the object with respect to the reference point changes with time, the object is said to be in motion। तब उसको हम लोग मोशन में बोलेंगे, ठीक है, तब उसको मोशन में कहेंगे। On the other hand, the object is said to be rest if the object को रेस्ट में कब बोलेंगे? जब रेस्ट में कब आएगा ऑब्जेक्ट? जब उसका पोजीशन रेस्पेक्ट टू जो है आपका वो रेफरेंस पॉइंट चेंज नहीं होगा समय के साथ, तब उसे हम लोग रेस्ट में कहेंगे। क्लियर? तो ये था बेसिक आइडिया ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें सबसे बेसिक चीज हमें जानना है मोशन और रेस्ट क्या होता है। मोशन का मतलब है कि कोई आपका एक रेफरेंस पॉइंट रहेगा, उस रेफरेंस पॉइंट से अगर पोजीशन चेंज होगा तो वो मोशन में कहलाएगा। अगर रेफरेंस पॉइंट से पोजीशन चेंज नहीं होगा तो वो रेस्ट में कहलाएगा टाइम के साथ। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आए। तो पोजीशन और ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है और उसके मोशन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, उसको समझाने के लिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है। तो यहाँ पर क्या है, टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ नीना। नीना एक एथलीट है जो कि एक ट्रैक पर दौड़ रही है, ठीक है। लेट अस टेक हर स्टार्टिंग पॉइंट एज द रेफरेंस पॉइंट। उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा उसी को हम लोग रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है। एज शोन इन फिगर 4.3, यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, उसको देखिए आप। लेट अस मेक अ स्ट्रेट लाइन विद डिस्टेंसेस मार्क्ड ऑन इट एंड मार्क द रेफरेंस पॉइंट ऑन इट एज द ओरिजिन। मान लेते हैं ओ से, यहां से वो दौड़ना चालू कर रही है, ठीक है। अब क्या है, द एथलीट स्टार्ट रनिंग फ्रॉम ओ एंड हर पोजीशन एट 2 इंस्टेंट्स ऑफ टाइम आर मार्क्ड बाय पॉइंट्स बी एंड ए। मतलब एक किसी समय पर वो बी पे थी और किसी एक समय पर वो ए पर है, तो ये दोनों जो चीज है ये इसका पोजीशन बता रहा है, ठीक है।
टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी ऑल्सो नीड टू स्पेसिफाई इट्स डायरेक्शन। मैंने जैसे पहले कहा कि अगर आपको पोजीशन बताना है तो डिस्टेंस के साथ साथ आपको उसका डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। फॉर द ऑब्जेक्ट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन द ऑब्जेक्ट्स कैन मूव ओनली इन वन ऑफ द टू डायरेक्शंस, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। जब कोई चीज सीधा किसी लाइन पे चल रहा है, इधर उधर नहीं जाता है, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, तो उसका दो ही पॉसिबिलिटी है। जैसे आप अगर स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहे हैं तो आप या तो दाहिने मतलब राइट में जाइएगा या बाएं लेफ्ट में जाइएगा। तो यहां पर अगर नीना मोशन कर रही है तो या तो फॉरवर्ड जाएगी या तो बैकवर्ड जाएगी। Thus the direction is represented by प्लस, जैसा कि हम लोग नंबर लाइन में भी पढ़ते हैं कि जीरो से राइट में जो होता है उसको हम लोग प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं और जीरो से लेफ्ट में जो होता है उसे माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां भी वही कॉन्सेप्ट है। पोजीशंस टू द राइट ऑफ द रेफरेंस पॉइंट आर जनरली टेकन एज पॉजिटिव एंड लेफ्ट एज नेगेटिव। जैसे मान लीजिए अभी पूछा जाए कि जब वो नीना ए पर है तो उसका पोजीशन क्या है, तो हम लोग बोलेंगे 100 मीटर। अब 100 मीटर मतलब यहां से 100 मीटर की दूरी पर, और क्योंकि 100 प्लस में है तो ये राइट में होगा उसका पोजीशन। क्लियर। अगर मान लेते कि नीना भी यहां रहती किसी समय पर, जस्ट फॉर एग्जांपल, तब इसका पोजीशन कैसे डिस्क्राइब करते, तो नीना का पोजीशन बताते कि नीना का जो पोजीशन है वो -20 मीटर है। 20 मीटर क्या बता रहा है, 20 मीटर बता रहा है रेफरेंस पॉइंट से नीना की दूरी, और माइनस क्या बता रहा है कि वो लेफ्ट की तरफ होगा। तो आई थिंक कि आपको ये समझ में आ गया कि रेफरेंस पॉइंट सिलेक्ट करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट का या पर्सन का या किसी भी चीज का हम लोग पोजीशन कैसे बता पाएंगे। और वो पोजीशन अगर टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है दैट मीन्स वो मोशन में है, अदरवाइज वो रेस्ट में है। आपके लिए एक क्वेश्चन है और असाइनमेंट है कि शिप्स जब समुद्र में चलती है तो समुद्र तो विशाल होता है, वहां कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं होता है, तो शिप्स फिर कैसे पता लगाती है कि हम लोग शिप्स कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है सी में या ओशियन में। ये है आज का क्वेश्चन। आप लोग जरूर आंसर करें कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।